डेप्ट ईटीएफ ऐसे रहते हैं कि उनको एक मैच्योरिटी टाइम रहता है, जैसे कि 5 साल, 2 साल, 3 साल। तो वहां पे अगर आपने पैसे डाले तो एक तो एफडी जैसे आपको वहां पे होल्ड करने पड़ेंगे उसको, ठीक है। यस, यस। जो हमारा डेप्ट है वो हमें क्या देता है, मैच्योरिटी डेट देता है, राइट। हमने एक देखा था ट्रेडिंग व्यू पे सर्च करके, तब वहां पे थी मैच्योरिटी डेट। तो इस तरीके से ये ईटीएफ देते हैं जहाँ पे हमें अलग अलग पार्ट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। यस, तो वही हमें इम्पोर्टेंट है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मेरे पास 10,000 रुपए है, राइट। मेरे पास 10,000 रुपए है, तो मुझे पर मंथ म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ में करना है। तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि कितने फंड में कौन से इसमें लगा सकती हूँ। यस, सबके आंसर्स आने चाहिए। मतलब जैसे कि 2,000 में इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालूंगी, 3,000 में ईटीएफ में डालूंगी, 4,000 में स्मॉल कैप में डालूंगी। यस, बताइए। 10,000 रुपए है पर मंथ, मुझे एसआईपी करनी है, तो मैं कैसे, कितने अमाउंट की कहाँ पे एसआईपी करूँ, म्यूचुअल फंड में या ईटीएफ में? यस, रिप्लाई कीजिए। और एक ही मैसेज में मुझे रिप्लाई कीजिए। यस, मेरे पास 10,000 रुपए है, पर मंथ मुझे एसआईपी करनी है और लॉन्ग टर्म के लिए करनी है। यस, उसमें से कुछ फंड मेरा इमरजेंसी भी रहेगा 1 साल के लिए, तो मुझे कितनी अमाउंट इमरजेंसी में डालनी है, पर कौन से फंड में डालनी है? लिक्विड में डालनी है, शॉर्ट टर्म में डालनी है, कहाँ पे डालनी है? यस, ट्राई कीजिए। 10,000 रुपए है, वो सभी मुझे एसआईपी में ही करने हैं, म्यूचुअल फंड में। पर म्यूचुअल फंड कौन से कितने अमाउंट के? जैसे मैंने कहा, डाइवर्सिफिकेशन वो आपका आना चाहिए, और उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो इमरजेंसी में रखना है मुझे 1 साल के लिए। मान लेते हैं कि 1 साल में मुझे 12,000, 20,000 ऐसे कुछ तो इमरजेंसी रखना है, तो उसके लिए कौन सा फंड मैंने सिलेक्ट करना चाहिए? ओके अतुल सर, बाकी के स्टूडेंट बताइए। 4,000 म्युच्युअल फंड अतुल सर, पण ते 4,000 म्युच्युअल फंड मध्ये कुठे? इक्विटी मध्ये, स्मॉल कॅप, मिड कॅप, लार्ज कॅप? ओके, सुखदेव सर बोलतायत 2,000 इक्विटी, 2,000 म्युच्युअल फंड, 1,000 कमोडिटी, 1,000 थेमॅटिक, 2,000 सेक्टर आणि 2,000 डेप्ट. ओके, सेक्टर म्हणतात कमोडिटी 2,000, म्युच्युअल फंड 2,000, 3,000 डेप्ट फंड आणि 3,000 लार्ज कॅप. ओके, यस, बाकी स्टूडेंट रिप्लाई कीजिए, कहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँ? नहीं राममोहन सर, बराबर कीजिए बाइफरकेशन। डाइवर्सिफिकेशन 5,000 करना है, पर कहाँ पे करना है? मैं आपके पास एज अ क्लाइंट आई हूँ कि मुझे चाहिए कि 10,000 का मुझे प्लान दे दीजिए कि मैं किस तरीके से इन्वेस्ट करूँ। ये बाकी स्टूडेंट, 4 ही स्टूडेंट को सिखा रही हूँ क्या यहाँ पे मैं?
यस बाकी स्टूडेंट आप भी रिप्लाई कीजिए। ओके 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 अभी मेरे पास कितने हैं पर मंथ, कितने हैं 10,000, राइट। उसमें से मुझे इमरजेंसी चाहिए एक साल में 20,000 को, ठीक है। ओके तो अभी 20,000 में मुझे एक साल की इमरजेंसी चाहिए, तो मैंने क्या किया, 2,000 जो है वो क्या किए, 2,000 जो अमाउंट है वो मैंने लिक्विड में डाली, या फिर इसमें मैं शॉर्ट टर्म में भी कर सकती हूँ, ठीक है। लिक्विड या फिर शॉर्ट टर्म में कर सकती हूँ। अगेन अभी मुझे मिड रिस्क चाहिए, एक मुझे ऐसा इक्विटी में मिड रिस्क चाहिए, तो 3,000 मैंने क्या किया, मिड रिस्क में डाल दिया, मिड कैप में। फिर मैंने जो गोल्ड सिल्वर मेरा जो पोर्टफोलियो है उसको एडजस्ट करने के लिए मुझे गोल्ड और सिल्वर चाहिए, तो मैंने क्या किया, 2,000 अमाउंट जो है वो मैंने कमोडिटी में डाला, ठीक है। और फिर से अगेन मेरे पास अभी 3,000 रुपए बचे हैं, राइट। तो मैंने क्या किया, 1,500 रुपए क्या किया, फ्लेक्सी में डाला कि वो मार्केट के साथ फ्लेक्सी रह सकता है। और फिर 1,500 रुपए मैंने रिस्क लेने के लिए क्या किया, इंडेक्स ETF किया। हुए 10,000, बताइए। एक तो रिस्क लेने के लिए मैंने एक तो कमोडिटी गोल्ड और सिल्वर किया और इंडेक्स किया, मार्केट के साथ फ्लेक्सिबल रहने के लिए एक फ्लेक्सी कैप किया, एक इमरजेंसी के लिए लिक्विड या फिर शॉर्ट टर्म में करूंगी, और एक स्टेबल रिटर्न मुझे मिले आगे जाते, इसलिए मैंने क्या किया, मिड कैप में इन्वेस्ट किया। अभी क्लियर हुआ? ये मेरा एनालिसिस है, सबका अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि रिस्क के ऊपर डिपेंड है आप कितना। अभी जैसे कि मेरा इमरजेंसी 20,000 पर ईयर का है, आपका इमरजेंसी 40,000 पर ईयर का रहेगा, इसलिए फिर आपकी जो लिक्विड में अमाउंट चाहिए वो 4,000 भी जा सकती है, राइट, 3,000 भी जा सकती है। तो इसी अनुसार आपका जो पोर्टफोलियो है वो चेंज होता रहेगा। तो आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, स्टेबल रहना चाहते हैं, अच्छे रिटर्न आपको चाहिए, उसके ऊपर आप ये जो SIP है, ETF है, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर अभी आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है कि म्यूचुअल फंड के माध्यम से आपको ये समझ में आया कि लिक्विड में हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म में क्यों इन्वेस्ट करते हैं,
मिड कैप क्यों जरूरी है, स्मॉल कैप क्यों जरूरी है, और ईटीएफ के माध्यम से आपको क्या समझ में आया कि कौन सा फंड अच्छा है ईटीएफ में, कि इंडेक्स क्या होता है, तो कमोडिटी क्या होता है, फ्यूचर के लिए अगर हमें इन्वेस्ट करके रखना है तो सेक्टरल क्या होते हैं, राइट। तो ये कोर्स के माध्यम से आपको समझ में आया, मतलब इन फ्यूचर अगर आपके पास अमाउंट आएगी तो आपको ऐसे टाइम नहीं लगेगा कि कहाँ डालूं, कहाँ पे इन्वेस्ट करूं, सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आप हर रोज इसकी पढ़ाई करते हो तो, अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो सोचना ही पड़ेगा। अगर आप हर रोज इसकी पढ़ाई करते हो तो टाइम नहीं लगेगा आपको कि कहाँ डालना है, किस तरीके से डालना है। और जैसे कि वेबसाइट तो मैंने ऑलरेडी दी है, आपके पास प्रॉफिट मैक्स का अकाउंट है, आईएफएल का अकाउंट है, उसमें भी आप फंड जो है वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यस, क्लियर है ये एग्जांपल? रिप्लाई कीजिए। यस, एग्जांपल क्लियर हुआ? ठीक है, तो सेशन के लिए स्टार्ट करते हैं। हमारे हर रोज हम प्रिंसिपल्स देखते हैं और उसके अनुसार मार्केट में हम काम करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है हमारा सच्चाई और विश्वास। सच्चाई का मतलब है सच बोलना, सच के साथ जीना और अपने एक्शंस में ईमानदारी रखना। और विश्वास का मतलब है कि एक दूसरे के प्रति भरोसा और समर्पण का भाव रखना। उसके बाद है प्रेम से व्यवहार करें। हमारे लाइफ में कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ हमारा जो स्वभाव है वो हमेशा नरम होना चाहिए। उसके बाद है ईमानदारी और विकास। हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारी ईमानदारी दिखनी चाहिए। और विकास का मतलब है जैसे कि हम खुद की ग्रोथ कर रहे हैं, उसी तरह हमारे ऊपर जो लोग डिपेंड है उनकी हमें क्या करनी है, ग्रोथ करनी है। उसके बाद है सकारात्मकता और मदद। सकारात्मकता का मतलब क्या, कि हमारे इसमें लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो उसमें अच्छा देखना है, अच्छा सोचना है, अच्छा समझना है, क्योंकि हमें हर बार पॉजिटिव थिंक करना है। और मदद का मतलब है कि एक दूसरे की सहायता करना। उसके बाद है तन मन धन। तन मतलब हमारा शरीर। तो जैसे हर बार मैं आपसे कहती हूँ डेली एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इससे क्या होता है, मन स्थिर होता है। और हर बार मैं आपसे कहती हूँ अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही आपके पास वेल्थ आएगी। उसके बाद है युक्ति और सेवा। मतलब हमारे लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए उसका समाधान आपके पास होना चाहिए, उससे हम युक्ति कहते हैं। और सेवा का मतलब है कि बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करना। के बाद है देखिए नए कौशल सीख के। हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें अभी चेंज हो रही है, तो हर बार नए स्किल्स हमें अपडेट करना है और उस स्किल्स के अनुसार हमें हमारा इनकम सोर्स जो है वो बढ़ाना है। फिर है कल से आज का दिन बेहतर बनाए। कल क्या हुआ उससे ज्यादा आप आज क्या कर रहे हो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए कल से आज का दिन बेहतर बनाए। हमेशा आगे बढ़ने का सोचे। जैसे कि हमारा पास्ट अभी हमारे हाथ में नहीं है पर हमारा फ्यूचर अभी हमारे हाथ में है, इसलिए हमेशा आगे ही बढ़ना है। जिम्मेदारी और परिवर्तन। जैसे कि हमारे ऊपर सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को निभाते हुए खुद में और हमारे ऊपर जो लोग डिपेंड है उनमें हमें क्या करना है, चेंजेस मतलब परिवर्तन लाना है। ठीक है, तो ये 10 प्रिंसिपल है। हर बार मैं आपसे कहती हूँ कि अगर खुद को कुछ चेंजेस आपको करना है तो इसमें से एटलीस्ट एक तो प्रिंसिपल जो है वो आपका कंपल्सरी फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमारे 2 सेशन ईटीएफ के बाकी है। आज हम एक और एक सेशन लेने वाले हैं जिसमें हम ईटीएफ का जो बेनिफिट है वो देखने वाले हैं। मंडे को हम क्या करेंगे, जो स्ट्रेटजीज है ईटीएफ की, कि कौन से ट्रेडिंग करते वक्त कौन सी स्ट्रेटेजी हमें यूज करनी चाहिए वो हम देखने वाले हैं। और आज हम देखने वाले हैं कि ईटीएफ अगर हमें करना है तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स उसमें मिलेंगे। तो फर्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। ये तो इम्पोर्टेंट ही है, सबको पता है। म्यूचुअल फंड से हमने देखा है अभी तक ये क्यों इम्पोर्टेंट है।
जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में, अभी हमने 10,000 का एक एग्जांपल लिया कि डाइवर्सिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और वो कहाँ पे डिपेंड होता है, आप कितने रिस्क लेना चाहते हो उसके ऊपर वो डिपेंड होता है। ये ध्यान में रखिए। मतलब अगर मेरे पास 50,000 आते हैं तो 50,000 के 50,000 में एक ही स्टॉक में नहीं डालूंगी, उसे मैं डिवाइड करूंगी ताकि एक में अगर प्रॉफिट मतलब एक में अगर लॉस है तो दूसरे में वो जो लॉस है वो कवर करेगा और प्रॉफिट रहेगा। तो इसे हम डाइवर्सिफिकेशन ऐसा कहते हैं। उसके बाद इसमें बेनिफिट आपको क्या मिलेगा अगर आप डाइवर्सिफाई करने जाओगे? रिस्क कम होता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आपको सुरक्षित रखता है, फिर मार्केट वोलेटिलिटी जो है उसके ऊपर वो ज्यादा काम करता है। तो एग्जांपल लेते हैं, अगर देखिए अगर आपने 1000 से निफ्टी 20 ETF खरीदा और आपने निफ्टी 50 की सभी 50 कंपनियों में थोड़ा थोड़ा निवेश कर दिया, अगर किसी एक कंपनी का शेयर गिर गया तो भी दूसरी कंपनियों का उसमें नुकसान की भरपाई देगी। मतलब दूसरी कंपनी वो जो लॉस है वो कवर करेगी। निफ्टी 50 में क्या होता है, निफ्टी 20 मतलब क्या, जो निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करता है। तो अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो डायरेक्टली 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करने जैसा रहता है। ये ध्यान में रखिए। तो जैसे कि मान लेते हैं निफ्टी 50 में आपने इन्वेस्ट कर दिया और उसमें से रिलायंस कंपनी या टाटा कंपनी का ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, पर HDFC, ICICI, कोटक इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो वो क्या करती है, वो जो लॉस वाले कंपनीज है उनका जो लॉस है वो वहां से एडजस्ट होता है आपका, इसलिए वहां पे आपको डाइवर्सिफिकेशन एक मिलता है। ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट है लिक्विडिटी, मतलब जो आप खरीदना और सेल करना रहता है वो। तो ETF आपको स्टॉक एक्सचेंज पर रियल टाइम पे मिलता है, मतलब रियल जो प्राइस चल रही है उसी टाइम पर आप वहां पे खरीद सकते हो और बेच सकते हो। जैसे कि किसी बैंक FD की तरह फिक्स पीरियड प्रोडक्ट वो नहीं होता है, डायरेक्टली आप कभी भी ले सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर आपको अचानक से पैसों की जरूरत पड़े तो आप अपने ETF जो है उसके यूनिट्स NSE BSE पर बेच सकते हैं, मतलब जो आपने शेयर्स लिए हुए हैं। एक मिनट, यस, हाँ, जो आपने शेयर्स लिए हुए हैं अगर आपको इमरजेंसी है तो लाइक हम क्या करते हैं, हमारे शेयर्स जो है वो सेल करते हैं, उसी तरह ये जो शेयर्स है आप उसमें से कुछ शेयर्स जो है क्वांटिटी जो है वो सेल कर सकते हैं। और जैसे शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म में हमारा पैसा एक दिन बाद तुरंत पूरा बैंक में आता है, उसी तरह ये भी तुरंत एक दिन बाद एक दिन उसको लगता है आपके बैंक में आने के लिए। तो इससे बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि इमरजेंसी में पैसा निकालना आसान होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी यहाँ पे संभव होता है, कोई ज्यादा आपको यहाँ पे चार्जेस जो है वो नहीं देने पड़ते, जैसे कि एक्सपेंस रेशो हमें नहीं देना पड़ता है, एग्जिट लोड नहीं देना पड़ता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसलिए वहां पे ये सारी चीजें दे हम नहीं सकते हैं। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी। म्यूचुअल फंड में आपको होल्डिंग महीने में एक बार मिलता है, लेकिन ETF में आपको हर दिन ये जानकारी मिलती है कि आपका पैसा कहाँ लगा है, राइट, कैसे बढ़ रहा है। जैसे कि एग्जांपल है तो SBI निफ्टी ETF है, जो SBI म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर रोज देख सकते हैं कि आप ETF में रिलायंस, इन्फोसिस या HDFC बैंक का कितना हिस्सा है, वो भी हम चेक कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगी ऐप में किस तरीके से रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी, राइट, जैसे कि हमारा शेयर अभी किस तरीके से प्रॉफिट में है, कहाँ पर है, और आप चार्ट सामने देख के रख सकते हो। मतलब आज इंडेक्स ऊपर गया है तो आपके जो ETF है उसने क्या परफॉर्मेंस दिया हुआ है, ये भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हैं। जैसे हम दोनों चार्ट देख के एनालिसिस करते हैं, उसी तरह आप भी क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। इसे क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी हम कहते हैं। तो इसमें बेनिफिट क्या होता है, कोई छुपी जानकारी नहीं होती, क्योंकि चार्ट जो है वो आपके सामने है, प्राइस जो है वो लाइव रहती है, और इन्वेस्टर हमेशा अपडेट रहता है। मतलब जैसे कि हम शेयर शॉर्ट टर्म में शेयर लेते हैं तो रोज चेक करते हैं ना कि हम हमारे टारगेट तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं।
उसी तरह आप भी वहां पे क्या होते हैं, अपडेटेड होते हैं, ये ध्यान में रखें। फिर है लो कॉस्ट। ये ETF को पैसिव फंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम बाइंग मतलब लगातार बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आपको करना है तो आप ETF के म्यूचुअल फंड में भी काम कर सकते हैं। तो लो कॉस्ट में जैसे कि हमने देखा कि निफ्टी 20 कितने रुपए का है, वही हमारी निफ्टी 50 कितने रुपए की है। तो लो कॉस्ट कम प्राइस में हमें क्या मिलता है, जो इंडेक्स का शेयर है वो मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप म्यूचुअल फंड में जाओगे तो एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लॉट तो वो कंपल्सरी देना पड़ेगा। ठीक है, और नॉर्मली हम ETF में करेंगे तो हमें बाय सेल के जो चार्जेस है, ब्रोकरेज है, वो हमें देना पड़ेगा। अभी जो लो कॉस्ट है उसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, और कॉस्ट इफिशियंसी मतलब अगर आपके पास 7,000 10,000 अमाउंट है, उसमें भी आप कम वाले जो स्टॉक है, ETF है, जिसकी प्राइस 112 110 है, उसकी अच्छी क्वांटिटी आप खरीद सकते हो और उसमें काम कर सकते हो, ये ध्यान में रखें। ठीक है, उसके बाद है टैक्स इफिशियंसी। यस, ETF को कैपिटल गेन टैक्स के आधार पर टैक्स किया जाता है, म्यूचुअल फंड की तरह नहीं होता है। अगर आप ETF को 1 साल से ज्यादा समय रखते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसे कहा जाता है। जैसे कि हमने म्यूचुअल फंड में देखा था, कोई भी शेयर हम 1 साल से ज्यादा रखते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में काउंट किया जाता है, और अगर कम रखते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में किया जाता है। टैक्स इक्विटी में कैसा था बताइए मुझे, इक्विटी में हम कितना टैक्स भर सकते थे? ये बताइए, अगर मुझे इक्विटी में करना है और मैंने 1 साल बाद अमाउंट निकाली तो मुझे कितना टैक्स इसके ऊपर देना पड़ेगा? ये अगर इक्विटी में हम काम करेंगे, लाइक हमारे मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, 1 साल के अंदर आप सेल करोगे तो आपको 15% आपने जो अमाउंट प्रॉफिट मिला है उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, 15% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद उसे सेल करोगे तो आपको 1 लाख तक छूट मिलती है, और फिर टैक्स भी आपको 10% का लगता है। मान लेते हैं जैसे कि एग्जांपल लिया था कि हमने देखिए कि 1 लाख ETF में हमने इन्वेस्ट किए हैं और 1 साल के बाद उसे 1,20,000 हो गए, तो 1 लाख तक आपको पूरी जो छूट है वो मिलेगी। तो 20,000 में से 1 लाख तक आपको छूट मिलेगी, मतलब प्रॉफिट कितना है मेरा 20,000, तो पूरे 20,000 मुझे छूट है, क्योंकि 1 लाख का मुझे लिमिट है वहां पे प्रॉफिट पे 1 लाख का लिमिट है मुझे, तो मेरा प्रॉफिट 1 लाख तो गया ही नहीं है, 20,000 ही गया। तो 20,000 है इसलिए मुझे कोई भी टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा, वो मेरा टैक्स फ्री में रहेगा। तो ये टैक्स ETF में भी उसी तरह हमें टैक्स लगते हैं, और इसमें बेनिफिट क्या मिलता है कि टैक्स सेविंग रहता है और बेटर हमें नेट रिटर्न जो है वो मिलते हैं। फिर उसके बाद है देखिए फ्लेक्सिबिलिटी, हर प्रकार इन्वेस्टर के लिए बनाया गया हुआ। ठीक है, स्टूडेंट जो है वो 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, जिनका बिजनेस है, सैलरीड पर्सन है, वो अच्छे अमाउंट से भी वहां पे क्या कर सकते हैं, काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडर इंट्राडे भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म SIP में भी आप ETF खरीद के रख सकते हो, मतलब यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिली है ETF में, क्योंकि ETF क्या होता है, 2 तरीके से हम काम करते हैं, एक तो आपका म्यूचुअल फंड रहेगा और दूसरा आप शेयर, नॉर्मल शेयर्स की तरह बाय और सेल करोगे, इसलिए वहां पे आपको फ्लेक्सिबल मिलता है। इससे क्या होता है कि आपको बेनिफिट मिलेगा कि किस तरीके से हम हमारा पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं, लो रिस्क रख सकते हैं, हाई रिस्क रख सकते हैं, मिड रिस्क जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल कई इन्वेस्टर हर महीने निफ्टी 20 ETF SIP शुरू करते हैं 1,000 से,
जिससे वो बिना ज्यादा सोचे विचार हर महीने मार्केट में निवेश करते रहते हैं। जिनको मतलब एसआईपी किन के लिए है, म्यूचुअल फंड किसके लिए है कि आपको मार्केट के लिए टाइम नहीं है पर आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बनना है, इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर के लिए रखनी है, तो वो लोग इस तरीके से ईटीएफ जो है वो खरीदते हैं और उसमें काम करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे क्या हुए, ईटीएफ के एडवांटेजेस हुए, जिसके माध्यम से हम हमारे गोल्स जो है वो अचीव कर सकते हैं। उसके बाद है रिस्क। ईटीएफ में काम करना है तो रिस्क कौन सी है, जैसे देखिए शेयर मार्केट में काम करना है तो कौन सी हमें रिस्क रहती है वो आपको सिखाया जाता है। उसी तरह अभी फर्स्ट क्या है, ट्रैकिंग एरर। ईटीएफ का काम है कि इंडेक्स को कॉपी करना, लेकिन कभी कभी दोनों के रिटर्न में थोड़ा फर्क आ जाता है, राइट? आता है या नहीं बताइए। मैंने आपको चार्ट में दिखाया था ना किस तरह डिफरेंस आता है। यस बताइए। यस मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था इंडेक्स का, निपॉन का। यस नहीं सुखदेव सर, म्यूचुअल फंड अगर आपको करना है ईटीएफ में, एसआईपी करनी है आपको, सॉरी एसआईपी करनी है ईटीएफ में, तो वो डायरेक्टली बैंक से कट होगी, डीमैट से नहीं कट होगी, ऐसा रहता है। और अगर आपको शेयर्स लेने हैं ईटीएफ के तो वो तो आपको डीमैट में पैसे लेने पड़ेंगे और फिर शेयर्स लेने पड़ेंगे। यस, तो ट्रैकिंग एरर मैंने आपको बताया कि डिफरेंस रहता है कि अभी जैसे कि निपॉन इंडिया निफ्टी 50 जो है वो निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करता है, पर जो इंडेक्स के एक साल में रिटर्न मान लेते हैं 22% है, पर निपॉन के 25% है। ये क्या होता है, ट्रैकिंग एरर। मतलब उसमें जो प्रॉफिट रेशो रहता है उसमें हमें फर्क दिखता है, इसलिए उसे कहते हैं ट्रैकिंग एरर। जैसे कि अगर निफ्टी 50 ने 10% रिटर्न दिया है तो निफ्टी 20 ने 9.6 दिया है, तो जो बीच में डिफरेंट है 0.4% का, ये क्या होता है, ट्रैकिंग एरर होता है। फिर उसका ये कारण क्या होता है कि एक्सपेंस रेशियो रहता है, कैश होल्डिंग रहता है, डिविडेंड रीइन्वेस्ट डिले होता है, इसकी वजह से ये हमें ट्रैकिंग एरर जो है वो दिखते हैं। फिर उसमें है लिक्विडिटी रिस्क। पर ईटीएफ बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं होते हैं, अगर किसी ईटीएफ में बायर और सेल कम है तो सही दाम पर खरीदना और बेचना मुश्किल हो जाता है, राइट? क्योंकि अगर आपको इंट्राडे करना है तो कैसे चाहिए कि उसमें वॉल्यूम लिक्विडिटी होनी चाहिए। अगर वो शेयर एक दिन में ईटीएफ अगर वो एक दिन में 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए से बढ़ेगा तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर वो ईटीएफ 1 या 2 रुपए से बढ़ेगा तो वो आपको प्रॉफिट नहीं देगा। मैं इंट्राडे की बात कर रही हूँ। एग्जाम्पल, अगर किसी ईटीएफ का बेड 500 रुपए है और आज 505 है तो 5 रुपए का स्प्रेड हो जाता है। इससे इन्वेस्टर्स को क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है उसके ऊपर, हमेशा हाई वॉल्यूम ईटीएफ सिलेक्ट करें जिनका वॉल्यूम अच्छा हो, जो दिन में 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए से बढ़े। जैसे कि एग्जांपल के लिए निफ्टी 20 है, बैंक निफ्टी है, भारत बॉन्ड है, वो आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर मार्केट रिस्क। ईटीएफ इंडेक्स को फॉलो करता है, इसलिए मार्केट गिरने पर ईटीएफ भी गिरता है। तो ईटीएफ आपको मार्केट में सुरक्षित रखता है, पर उसे डाइवर्सिफाई करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी इंडेक्स 10% गिरा तो निफ्टी 20 भी 9 to 10% आपको गिरती हुई दिखाई देगी। तो सॉल्यूशन क्या है, ईटीएफ को लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण से देखना है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, और शॉर्ट टर्म गिरावट हमें ज्यादा इग्नोर करनी है। मतलब एवरेज जो रहता है वो भी आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मार्केट के अनुसार रिस्क लेके काम करना। फिर है कनेक्शन सॉरी कंसंट्रेशन रिस्क, एक सेक्टर पर निर्भरित। मतलब जैसे कि अगर मैंने आपको 10,000 का एग्जांपल दिया, फ्यूचर में क्या आने वाला है, सेक्टर्स कौन से होने वाले हैं, इसके ऊपर अभी मान लेते हैं कि मुझे 2,000 5,000 के एसआईपी करने हैं। 5,000 के 5,000 अगर मैंने सेक्टर में ही डाल दिए और वो सेक्टर इस साल में काम नहीं किया
अगले साल भी काम नहीं किया तो आपका पैसा जो है वो गिर सकता है। इसलिए एक ही सेक्टर में आपको डिपेंड नहीं रहना है, अलग अलग, जैसे आईटी में डालो, बैंक में डालो, इससे आपका क्या होता है, डाइवर्सिफाई होता है। मतलब इंडेक्स ETF में निवेश करने के लिए पूरा मार्केट ट्रैक होता है, तो उसी तरह रिस्क लेके आप अलग अलग इसमें जो पैसा है वो डाल सकते हैं। ठीक है। फिर है नॉलेज रिस्क। नॉलेज रिस्क मतलब क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोगों को ETF, म्यूचुअल फंड जैसे सेफ मानकर खरीद लेते हैं, लेकिन ETF को समझना और सही समय पर एंट्री एग्जिट करना बहुत जरूरी होता है, राइट? क्योंकि हर बार आपको एंट्री मिलेगा ऐसा नहीं। जैसे मैंने आपको कहा कि गोल्ड और सिल्वर अभी ले सकते हैं क्या, तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो कहाँ पे गए हैं, हाई पे गए हैं। तो अगर आप लोगे तो उसमें क्या होता है, आपका जो मार्केट है वो गिर सकता है, राइट? इसलिए आप वहां पे अगर आप लोगे तो आपको वहां पे रिस्क जो है वो लेना पड़ेगा। इसलिए ETF का नॉलेज होना आपके पास बहुत जरूरी है, और उसके अनुसार ही आपको क्या करना है, मार्केट में एंट्री और एग्जिट लेना है। तो आज हमने 2 पॉइंट्स देखे। फर्स्ट देखा था कि उसके बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, और सेकेंड अगर हमें रिस्क लेना है तो किस तरीके से वहां पे रिस्क रहती है ETF में, कौन सी चीजें हमें देखनी चाहिए। तो ये क्लियर हुआ क्या आपको? दोनों पॉइंट जो है वो बताए हुए। यस, दोनों जो पॉइंट्स मैंने अभी बताए हैं वो क्लियर हुए हैं सबको? ओके। यस, किसी को कुछ डाउट है क्या, रिप्लाई कीजिए। कुछ डाउट वगैरह रहेगा तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। यस, बाकी के स्टूडेंट, आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हो क्या डाउट है। ओके, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने देखे हैं। फिर उसके आगे हम सोमवार से तो वहां पे हम क्या करेंगे सोमवार से, जो हमें मेन टॉपिक है कि ETF में हम ट्रेडिंग करते वक्त कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, वो हम मंडे को सीखने वाले हैं। तो मंडे को जो है वो हमारा टाइमिंग 8 से 9 रहेगा म्यूचुअल फंड के लिए, ये ध्यान में रखिए। यस, म्यूचुअल फंड के लिए जो हमारा ETF की बैच है उसके लिए हमारा टाइमिंग सोमवार और मंगलवार दो दिन हमारा क्लास रहेगा, तो उसके लिए 8 से 9 ये हमारा टाइम रहेगा। यस, ओके। और जो क्रूड ऑयल का है वो 2 दिन सेशन हम नहीं लेंगे क्रूड ऑयल के लिए, सिर्फ 2 दिन हम ये ETF करेंगे, क्योंकि मंडे से सर का फाइनेंशियल फ्रीडम बैच भी स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे ये जो ETF के स्टूडेंट है वो भी उसमें है, इसलिए थोड़ा सा टाइम एडजस्ट करने के लिए वो हमने किया है। यस, यस, वो तो मैं दिखाऊंगी। यस निर्मला मैम, आप मैसेज कर दीजिए ऑफिस के नंबर पे। ETF में SIP के लिए सर ऑटो डेबिट हो सर, अतुल सर। यस, SIP ऑटो डेबिट होते नहीं कर सकते संदीप सर, क्योंकि ऑलरेडी हाई पे है वो, और हमारा मार्केट अगर आप देखोगे अभी ऊपर जा रहा है तो वो डाउन आ सकते हैं।
कुछ डाउट है और जो हमारा क्लास का टाइमिंग है वो चेंज होगा, वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। यस, क्योंकि मंडे से आपका बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए भी एडमिशन लिया है, उनकी भी बैच मंडे से होने वाली है स्टार्ट, इसलिए हम हमारे जो टाइमिंग है वो एडजस्ट करेंगे थोड़ा, क्योंकि अभी हमारे सिर्फ 2 ही टॉपिक बाकी है, तो मंडे और ट्यूसडे 2 दिन हम वो कवर करेंगे। और किसी को कुछ डाउट, अगर डाउट है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। हो अतुल सर सांगितलं ना, डेबिट होते ना, ऑटो डेबिट होतात. आपण म्युच्युअल फंड मध्ये कसं करतो ऑटो डेबिट, एक डेट देतो बँकेला, त्याच प्रकारे ईटीएफ पण होतात. येस, आपण एक डेट सिलेक्ट करायची, फंड सिलेक्ट करायचा आणि तिथे मग ऑथेंटिकेशन जे असतं ऑटो पेजचं ते करून घ्यायचं, होतो मग ते ऑटो डेबिट. ठीक है, यस, अगर किसी के कुछ डाउट्स नहीं है तो रुकेंगे हम यहाँ पे, मंडे को मिलेंगे और नए स्ट्रेटेजीज हम सीखने वाले हैं, तो सभी कंपलसरी आपको सेशन जो है वो अटेंड करना है, ठीक है। तो रुकते हम यहाँ पे, थैंक यू ऑल, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू।